इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का। तो इसके अंदर हम पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ जान चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने स्टेट्स ऑफ मैटर भी देख लिया था और ये भी जान लिया पार्टिकल्स से मिल के बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ फिजिक्स और पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने किए थे जो कि आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे पेज नंबर 3 पर। फिर हमने कुछ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की। उसके बाद हमने गैसियस स्टेट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन जो है वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, केवल एक मूवमेंट होती है सब्सटेंस की किससे, जहां पर वो सब्सटेंस ज्यादा मौजूद है उससे किस पे, जहां पे वो सब्सटेंस कम मौजूद है। ठीक है, जहां पर वो सब्सटेंस ज्यादा मौजूद है उससे सब्सटेंस जहां पर वो कम कंसंट्रेशन में मौजूद है। इस चीज के बेसिस पे हम चीजों को देखते हैं। अब जरा कैसे समझते इस चीज को देखते हैं। देखो, पहले हम चाय का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो गर्म चाय का ग्लास है उसमें से क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, धुएं के साथ में बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चाय के पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं और ऐसे ऐसे बाहर आते आते क्या होते हैं, पूरे कमरे के अंदर फैल जाते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या हुए, हाई कंसेंट्रेशन थी। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या थे, चाय के ग्लास के अंदर क्या थी, इनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। अब एटमॉस्फेयर में इनकी कंसेंट्रेशन कम है लेकिन कंसेंट्रेशन तो है। इसी की वजह से क्या होता है, हमें चाय की खाना बन रहा होता है, उसकी स्मेल भी हमें दूर तक आ जाती है। या अगर हम और एग्जांपल देखें तो कभी मम्मी अगरबत्ती जलाती है, धूप बत्ती जलाती है, तो अगर क्या होती है, वो खुशबूदार होती है बहुत ज्यादा, तो हमें क्या होता है, उसकी स्मेल दूर से भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल थे वो उड़ के क्या हुए, दूर तक चले गए। ठीक है, वो किस कारण से हुआ, इस डिफ्यूजन के कारण ही हुआ। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज, अब क्या होगा, जैसे मान लो कि हमने एक परफ्यूम को स्प्रे किया। ठीक है, एक परफ्यूम को स्प्रे किया या फिर हमने कोई और चीज स्प्रे की, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, जो भी लिक्विड हमारे पास है, और यहाँ पर इसकी हमारी कंसेंट्रेशन क्या है, एटमॉस्फेयर में कम थी। तो ये क्या हो गया, पूरे एटमॉस्फेयर में जाके ऐसे चारों तरफ फैलने लग गया रूम में पूरे। ठीक है, ये पूरे रूम में फैलने लग गया या उस पर्टिकुलर एरिया में फैलने लग गया। जैसे कई बार क्या होता है, हम डीओ लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी पे, पूरे हाथ पे उधर फैलने लगता है, या फिर साथ साथ क्या होता है, थोड़ा सा आसपास भी वो इन्वायरमेंट में फैल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टर्म समझनी बहुत जरूरी है। एक चीज तो हमसे बोला गया क्या, नेट मूवमेंट। देखो, मूवमेंट क्या होगा, दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है, मूवमेंट क्या होगा, दोनों साइड से हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल यहाँ चाय अगर अंदर थी तो ये केवल बाहर ही जाएगी। हो सकता है बाहर अगर चाय के कुछ पार्टिकल्स थे, हो सकता है वो अंदर भी आ जाए। ठीक है, बट जो नेट मूवमेंट है हम उसकी बात करेंगे कि जो नेट मूवमेंट है वो किधर हो रही है, हाई टू लो। ठीक है, ये जो चाय के पार्टिकल्स हैं ये बाहर आ रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे क्या है, डिफ्यूजन हम नेट देखते हैं कि कितना कोई चीज डिफ्यूज हुई है, यानी कह सकते हैं कि कितनी किसी चीज की मूवमेंट हुई है, कितने किसी चीज के पार्टिकल्स ने मूव किया है। ये हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि इट जनरली हैपन्स इन गैस एंड लिक्विड्स। देखो, दूसरी चीज कहता है कि ये जनरली गैस और लिक्विड के अंदर ही होती है। देखो, किस चीज की यहाँ पे बात कर रहा है, मूवमेंट की बात कर रहा है। अब आप जरा खुद सोचो कि जब बात कर रहे हैं मूवमेंट की, तो सॉलिड में हमने क्या बात की थी, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। अब पार्टिकल्स जब बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो उनके बीच में मूवमेंट क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो गैस और लिक्विड में ज्यादा होता है और सॉलिड्स के अंदर बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर बहुत कम पाया जाता है। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बुक के अंदर आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे।
पेज नंबर आई थिंक 6 या 7 पे है, मैं आपको टेक्स्ट लिख के दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखो डेंसिटी के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ये क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कोई भी सब्सटेंस जो है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास कैरी करता है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो चीज जितना ज्यादा मास कैरी करेगी वो उतनी ही ज्यादा भारी चीज होगी। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से इंक्रीजिंग डेंसिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे कम डेंसिटी किसकी है, उसके बाद उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, उससे ज्यादा डेंसिटी किस चीज की है। देखो सबसे पहले तो आप इसमें अपना दिमाग लगाना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर डेंसिटी कम है, जिसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैं आपको कंपैरिजन का थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ, आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। देखो शहद और पानी, शहद और पानी में तो आप इस तरीके से भी थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप इसके ऊपर चीजें तैराएंगे तो यदि शहद की आप ये पाएंगे कि जैसे शहद है तो शहद के अंदर जो चीजें हैं, कई ऐसी चीजें जो पानी के अंदर डूब जा रही थी वो शहद के ऊपर तैर पाती है, शहद के सरफेस पे रह पाती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो शहद है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। या फिर कॉटन और आयरन को अगर हम लेंगे तो कॉटन और आयरन के अंदर हम आसानी से देख सकते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसका वजन ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ एक यूनिट वॉल्यूम मैंने कॉटन की ले ली और एक यूनिट वॉल्यूम मैंने आयरन की ले ली, तो आप आसानी से मुझे बता सकते हैं कि सर आयरन की जो वॉल्यूम है उसका क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है, आयरन जो है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से आप लोग अपनी तरफ से एक टेबल बनाना इसकी और उसके बाद गूगल पे सबकी डेंसिटी सर्च करना और उसके बाद मिलाना कि आप कहाँ तक इसके अंदर सही थे। इससे आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी सोचने की, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए फ्यूचर लाइफ में भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये काम करेंगे जरूर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से एग्जैक्ट डिस्कस कर चुका हूँ, सारी की सारी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स मैंने बात की हुई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर शेप, वॉल्यूम, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इन सब के अंदर इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बी वाला पॉइंट देखिए, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये सारी टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मैंने आप लोगों को बता दी थी, बट इसको डिटेल में मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। काइनेटिक एनर्जी को मैं भी आप लोगों से डिटेल में एक बार डिस्कस कर लूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आपका काम यहाँ पे ये रहेगा कि आपको हर एक चीज के पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरा देखिए, तीसरे वाले में कहता है गिव रीजन। पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे वाले का पहला जो है इसमें क्या कहता है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। अब ये हमसे कहता है कि जो गैस है वो क्या करती है, कंप्लीटली फिल कर देती है किसी भी वेसल को जिसके अंदर वो होती है। देखो इसके लिए क्या रीजन है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो क्या होते हैं पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं पूरे के पूरे जो भी कंटेनर है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं पूरे के पूरे कंटेनर की शेप ले लेते हैं और उनका कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको अपने वर्ड्स में लिखना है और आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं देख लूंगा कि वो सही है या नहीं। नहीं तो मैं जब क्लास में एंड में डिस्कस करूंगा तो आप लोग मुझे बता देना कि सर इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। अब जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं,
बार बार पार्टिकल्स से टकराते हैं किसके, कंटेनर के, बार बार किससे टकराते हैं, सॉरी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं। अब जब वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं तो जब वो टकरा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, जब वो उससे टकरा रहे हैं तो उस पर क्या करेंगे, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं वो क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं प्रेशर किस पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और किस वजह से एग्जर्ट करते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि जो उनकी मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन हमसे कहता है वो कहता है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। थर्ड का सी पॉइंट क्या कहता है हमसे, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को हमें क्या कहना चाहिए, सॉलिड, सॉलिड कहना चाहिए। अब देखो ये भी बिल्कुल सही बात है, एक वुडन टेबल क्या होगी, सॉलिड होगी। क्यों सॉलिड होगी, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, फिक्स होते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वुडन टेबल के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं इधर उधर, नहीं होता। ठीक है, वुडन टेबल के पार्टिकल क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, और वुडन टेबल की अगर हम बात करें, शेप की बात करें या फिर उसके वॉल्यूम की बात करें तो वो भी क्या है, फिक्स है। डी पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके पास करेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड की, कि फिक्स शेप एंड साइज एंड फिक्स वॉल्यूम, देयरफॉर वी कैन से दैट द वुडन टेबल इज अ सॉलिड। ओके, डी पॉइंट, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर किस चीज की बात आएगी, जो हमने बॉन्डिंग की बात की थी, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैं उनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक कराटे एक्सपर्ट की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। फोर्थ क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली हैव, एक आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी इसको आप लोग एक बार सोच के आइएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। अब क्यों होता है ये एक बार आप सोच के आना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर एक आधे छूट गए हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ और तब चैप्टर एंड हो जाएगा, तो मैं उसी समय इन क्वेश्चंस को ले लूंगा। 1.4.1 ये आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो यहाँ पर क्या देखना है हमें, हम चेंज ऑफ टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो समझो कि जो ए वाला है, ऊपर जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बीकर लिया है हमने और इस बीकर के नीचे हमने क्या किया है, फ्लेम लगा दी है। अब यहाँ पे नीचे आग जल रही है, यहाँ पर एक क्या है, हमने थर्मोमीटर रख दिया है और यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास ग्लास की ऐसे रॉड टाइप में है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इसको हिला रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये बीकर था और इधर हमने क्या भर रखी है, इसके अंदर आइस भर रखी है। ये हमारा स्टैंड है जिसके थ्रू ये हमने क्या कर रखा है, थर्मोमीटर को लगा रखा है। यहाँ देखो थर्मोमीटर को हमें स्टैंड से इसलिए लगा रखा है क्योंकि थर्मोमीटर की जो टिप है वो कभी भी, जो थर्मोमीटर की नीचे वाली चोंच होती है वो कभी भी बीकर को टच नहीं करनी चाहिए। अगर वो बीकर को टच करेगी तो ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इसीलिए हम खास ध्यान रखते हैं इस चीज का कि वो उसको टच ना करे, इसलिए या तो हम उसको पकड़ के रखते हैं, अगर पकड़ना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, किसी आयरन स्टैंड से उसको क्लिंग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइस को गर्म करने का काम कर रहे हैं। अब आइस को जब हमने गर्म कर लिया उसके बाद क्या होगा, वो पानी बनेगी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। और जब क्या होगा, वाटर को हम गर्म करेंगे तो वाटर क्या होगा, भाप बनकर उड़ने लगेगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर हो जाएगा। ठीक है,
ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। अब इस प्रोसेस से हम क्या सीख रहे हैं, क्यों थर्मोमीटर हमने लगाया है, इस चीज के बारे में भी हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर जब हमने थर्मोमीटर लगाया तो जब हमने आइस को हमारे पास थी और हमने बॉईल करना शुरू ही किया था, ठीक है, जब हमने इसको उबालना शुरू ही किया था, गर्म करना शुरू ही किया था, तब आइस का अपना एक टेम्परेचर था, ठीक है, तब आइस का अपना एक टेम्परेचर था। उसके बाद जब आइस पूरी की पूरी क्या हो गई, पानी बन गई, ठीक है, जब आइस पूरी की पूरी पानी बन गई तो उसके पास एक अलग टेम्परेचर आ गया, ठीक है, यानी वो कौन सा टेम्परेचर था, जो पानी का टेम्परेचर था। अब यही जो ट्रांजिशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूजन। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। यानी ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, सॉलिड पिघल जाता है और एक लिक्विड बन जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिस पर क्या होता है, सॉलिड पिघल जाता है और लिक्विड बन जाता है किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही प्रेशर है जो अभी इस समय एटमॉस्फेयर के अंदर है, जो अभी आसपास में हमारे वातावरण में है। अब ये जो हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात करी, इस मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273.15 केल्विन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. The term latent means hidden. This latent heat is also known as latent heat of fusion. देखिए यहाँ पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी आइस एक बार में जाके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई। क्या होता है, थोड़ी आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, फिर थोड़ी आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, फिर थोड़ी आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगी। बट जब तक पूरी आइस कन्वर्ट नहीं हो जाती पानी के अंदर, जब तक पूरी बर्फ पिघलकर पानी नहीं बन जाती, तब तक क्या होता है, तब तक क्या होता है, टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर का वो सेम ही रहता है, थर्मोमीटर का टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो इस चीज को जब स्टडी किया गया तो वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया लेटेंट हीट का। दरअसल वो जो हीट है, जो कि क्या हुआ, थर्मोमीटर का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा और यहाँ पर हमारे पास कुछ बर्फ पिघलकर पानी भी बन गई। तो वो हीट किस चीज में यूज हो गई, वो जो थर्मोमीटर, वो जो हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, वो हीट, वो किस चीज में यूज हो गई, वो इस चीज में यूज हो गई कि हमें सॉलिड को किस में बदलना है, लिक्विड में। उस चीज के अंदर जो हीट यूज हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, छुपी हुई हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, क्योंकि ये हीट छुपी हुई है, इस हीट के बारे में हमको नहीं पता लगा, थर्मोमीटर में जब वो आई नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हीट भी एग्जिस्ट करती थी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यानी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी यूज होती है, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। ये नाम ध्यान रखना, किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी जब क्या हो रहा है, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो रहा है, सॉलिड मेल्ट होके क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। द टर्म लेटेंट मीन्स हिडन। दिस लेटेंट हीट इज ऑल्सो नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। अब देखो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमने क्या बोला कि इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब भाई जब मेल्टिंग पॉइंट को हम फ्यूजन बोलते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरी चीज, देखिए दूसरी चीज क्या हो रही थी, वाटर से वाटर पेपर बन रहा था, ठीक है, पानी से क्या बन रही थी, भाप बन रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling
एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये वो वाला टेम्परेचर है जिसपे क्या होता है, लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड था हमारे पास, अब इस लिक्विड ने क्या किया, बॉईल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इस लिक्विड ने क्या किया, बॉईल करना स्टार्ट किया, और कितने पे स्टार्ट करेगा, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इससे नीचे पे लिक्विड बॉईल नहीं होगा, इससे नीचे पे लिक्विड भाप बनने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए देखो, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है कि अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 373 केल्विन, 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जरा इस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए जैसे लेटेंट हीट थी, जो कि हमने क्या बात की थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हमने बात की थी, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये भी क्या है, छुपी हुई हीट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, ये वो हीट एनर्जी का अमाउंट है जो कि चाहिए किस चीज के लिए, 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, ठीक है, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। किस पर होगी ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी, ठीक है। ये टर्म हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा किस पे बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो फिर ये बदल जाएगी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तब बदल जाएंगे, लेटेंट हीट भी तब बदल जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। टेक सम कैम्फोर, ठीक है, यानी किसकी बात कर रहा है, कपूर की बात कर रहा है, और अमोनियम क्लोराइड, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं या फिर कपूर ले सकते हैं। पुट एन इन्वर्टेड फनल, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम उल्टी करके एक फनल रख देंगे, ठीक है, उल्टी करके एक कीप रख देंगे ओवर द चाइना डिश। चाइना डिश समझते हैं, एक छोटी प्लेट टाइप में होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक फनल टाइप में रख देंगे। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, अब ये इसकी नली है, इस पे हम क्या करेंगे, कॉटन का प्लग लगा देंगे, ठीक है, कॉटन यहाँ पे हम इसको ठूस देंगे। अब ये इन्वर्टेड जो फनल है, नीचे हमने क्या किया, बर्नर ऑन कर दिया, आग जल रही है। अब क्या होगा, यहाँ से ये सॉलिड उड़ने लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ नीचे से हीट दे रहे हैं। अब आप सोचोगे सर, आप बात कर रहे हो कि उड़ने लगेगा, इसको पहले लिक्विड में भी तो कन्वर्ट होना चाहिए, उस पे भी आते हैं, अभी उस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। अब ये भाप बन के उड़ने लगेगा, देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर जाते जाते क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये यहाँ पर इस साइड में क्या होंगी, जमा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका ये टेम्परेचर आ गया है जिस पर ये चीज क्या होती है, सॉलिड बनने लगती है, ठीक है। यहाँ पर वो टेम्परेचर रीच हो गया जिसपे ये चीज क्या करती है, वापस से सॉलिड बनने लगती है, जिसपे कपूर वापस से सॉलिड बनने लगता है, या फिर जिसपे अमोनियम क्लोराइड वापस से सॉलिड बनने लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया आया, वो कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये जो चीज थी, ये जो हमारा कपूर था, ये जो या फिर हमारा जो अमोनियम क्लोराइड था, ये सीधे सीधे भाप कैसे बन गया। देखो कुछ एक सब्सटेंस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जो कि क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदलते, लिक्विड से गैस में नहीं बदलते, वो क्या होते हैं, सीधे के सीधे सॉलिड से सीधे या तो गैस में बदल जाएंगे, ठीक है, और गैस अगर होंगे तो गैस से सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, सॉलिड में बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। अब ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है डायरेक्टली किससे, सॉलिड से गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। और ये जो डायरेक्ट चेंज है किसमें, ऑफ गैस टू सॉलिड, और जो हमने बात करी गैस से सॉलिड वाले की, ठीक है,
वो क्या कहलाता है, गैस से सॉलिड अगर डायरेक्ट चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज। देखो क्या होता है, मान लो कि अभी मेरे पास कोई गैस थी, ठीक है, अगर इसमें मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, अगर मैं किसी तरीके से इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दूं, तो क्या हो सकता है कि हो सकता है ये लिक्विड में बदल जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये लिक्विड में बदल जाए। अब इस लिक्विड पे अगर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दूं, तो हो सकता है ये क्या कर जाए, सॉलिड के अंदर बदल जाए। हो सकता है ये क्या हो जाए, सॉलिड के अंदर बदल जाए। या फिर ये जरूरी हमेशा नहीं होता कि ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये रहे गैस ही, पर थोड़ा सा ये क्या हो जाए, थोड़ा सा ये क्या हो जाए, इसकी वॉल्यूम कम हो जाए, थोड़ी सी ये जो जगह घेर रही थी वो कम घेरने लगे। ठीक है, बस ये इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इस चीज के बारे में हमें जानना था। बाकी एक CO2 का भी एग्जाम्पल है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कि जो सॉलिड CO2 होती है वो भी क्या होती है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है कपूर, जैसे हमने कपूर की बात करी थी और अमोनियम क्लोराइड की बात की थी, वैसे ही ये भी क्या होती है, डायरेक्टली सब्लिमेशन करती है और डिपोजिशन करती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। coming into liquid state, this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice। इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, लिक्विड, लिक्विड से क्या होगा, अगर गैस में बदलेगा तो वेपराइजेशन, अगर गैस से लिक्विड में बदलेगा तो कंडेंसेशन। ठीक है, हम सारे प्रोसेसेस के नाम जान लेते हैं एक बार, क्योंकि ये नाम हमसे कई बार पूछे जाते हैं और कई बार इनकी डेफिनेशन आ जाती है। तो लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस बनेगा तो सब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो फ्यूजन। ये प्रोसेस हमारा पूरा चलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एक आधी बहुत छोटी मोटी चीजें रहती हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। बस एक इवेपोरेशन आपके लिए टॉपिक रह गया है, और एक आधी जो चीजें थोड़ी बहुत रह गई हैं वो मैं आप लोग से डिस्कस कर लूंगा, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।